नमस्कार साथियों, आप सब 2026 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं और जीएस सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर का काफी इंपॉर्टेंस होता है। आप देखे होंगे पीवाईक्यू 2025 का और 2024 का, तो आपको लगा होगा कि इतिहास सेगमेंट से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और इतिहास सेगमेंट में भी आर्ट एंड कल्चर का काफी योगदान रहा है। अगर 18 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि 8 से 10 प्रश्न आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होता है, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ पक्ष होता है। तो क्यों ना आप कैसे पढ़ा जाए, किस रूप में पढ़ा जाए और इतने बेहतर से पढ़ा जाए कि 18 प्रश्न या 20 प्रश्न इतिहास के पूछे जाते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न और आफ्टर इंडिपेंडेंस मिलाकर। तो आप देखेंगे कि 20 प्रश्न में आप आसानी से 16-17 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा यूपीएससी 2026 कला और संस्कृति के नाम से, और इसमें बनने वाले सारे प्रश्न और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सारे चैप्टर को निर्धारित करते हुए ये ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो हमने जो चैप्टर देखा, जो प्रश्न का नेचर देखा, पूछे गए प्रश्नों का जो एरिया है उसको चिन्हित करते हुए हमने नंबर रखा और उसको आपको सिलेबस के रूप में डिजाइन किया गया कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो कला और संस्कृति रोचक भी होगा। और मेंस में भी देखिए, पीटी के साथ साथ क्या है कि यह चैप्टर आपको मेंस में भी मदद करेगा, क्योंकि आप मेंस में अधिकतम प्रश्न आपके कला और संस्कृति वाले पक्ष को टच करते हुए दिखाई पड़ता है, चाहे वह साहित्य का प्रश्न हो, समाज का प्रश्न हो, या कोई कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ मूर्ति कला हो या वास्तुकला हो। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। तो ये अगर आप बेसिक चीज अगर क्लियर होगा तो निश्चित है कि आप प्री तो करेंगे ही करेंगे, मेंस के लिए भी लाभदायक हो जाएगा। तो आपको ये टोटल 5 से 6 क्लास आपको ऑनलाइन में आर्ट एंड कल्चर का मिलेगा। ये जो क्लास होगा आप देख पा रहे हैं, सारथी आईएएस का टीम लगा हुआ है आप पर काम करने के लिए। तो पहला जो हमने चैप्टर निर्धारित किया है कला के लिए, ये है हमारा वास्तु कला और स्थापत्य कला। ये पहला क्लास में आपको वास्तु कला, स्थापत्य कला यहाँ से प्रश्न होंगे और ये सारे प्रश्न मैं कराऊंगा कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू। दूसरा मंदिर कला, तीसरा मूर्ति कला, ये फर्स्ट क्लास में आपको दिखाई पड़ेगा। सेकेंड क्लास जो होगा आपका दूसरा क्लास में आप देख पाएंगे कि बी क्लास में भारतीय चित्रकला, भारतीय नृत्य कला शैली और भारतीय संगीत, यह 3 जो चैप्टर होंगे इस चैप्टर में आपको बी क्लास में दिखाई पड़ेगा। सी में भारतीय धर्म और दर्शन, सी में हमने भारतीय धर्म और दर्शन को इसलिए रखा क्योंकि यहां से काफी टाइम से कई बार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर जस्ट आप देखेंगे साहित्य एवं भाषा, साहित्य एवं भाषा के भी प्रश्न प्रत्येक साल 2-3 प्रश्न साहित्य से रिलेटेड, प्राचीन साहित्य का आपको दिया जाएगा कि कौन बौद्ध साहित्य है, कौन जैन साहित्य है, यहां से प्रश्न दिख जाते हैं। कई बार आपको भारत में प्रचलित नाट्य कला या कठपुतली कला, यहां से भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यह भी हमने अगले क्लास में रखा है। फिर इसके साथ साथ भारतीय हस्तशिल्प, हस्तशिल्प यहां से प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावे यूनेस्को से रिलेटेड भी प्रश्न आप देखेंगे कि पिछले साल भी 2 प्रश्न यूनेस्को से रिलेटेड पूछा था, तो यह भी आपके प्रश्न हो जाएंगे। एक लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो हो सकता है, जैसे सिक्के हो गए, कला एवं संस्कृति संस्थान होता है, सूफी, भारत में सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मेडाइवल फेज से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सूफी भक्ति यहाँ पे भी एक तो प्राचीन में और एक मध्यकालीन भारत में, यह भी चैप्टर आपके लिए। इसके साथ साथ कुछ शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली प्राचीन और मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण शब्दावली आपको समझ में आना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, जैसे पूछ दे हुंडी, विष्टि, ये सारे जो टर्म्स हैं यहां से आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण प्लेस शब्दावली के साथ साथ कुछ स्थलों को जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस काल का स्थल है
और किस शासक की उपलब्धि है, यहां से प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट में करेंट अफेयर्स जो 1.5 साल से यानी 15 से 18 महीने के बीच में जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में करेंट से रिलेटेड जो मुद्दे रहे होंगे, इस चैप्टर को और हम लोग देख लेते हैं तो यहां से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने आपको सिलेबस बताने का काम किया। हाँ, आप देख सकते हैं करेंट अफेयर्स, आप देख सकते हैं करेंट अफेयर्स जो है, क्योंकि वहां से और करेंट देखिए, करेंट में क्या पूछा जा सकता है, किसी चीज को जीआई टैग मिला है तो हो सकता है कि उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। इसके साथ साथ किसी संस्कृति को यूनेस्को के साइट में अमूर्त या अमूर्त में ले गया तो वहां से पूछ लिया जाएगा। तो बस उसको ध्यान रखना है, जहां कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, एक मैगजीन जब कंटिन्यू पढ़ते हैं, एक ही मैगजीन पढ़ना चाहिए, अत्यधिक मैगजीन नहीं, एक मैगजीन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये दूसरा, यहां पे जब हमने बताया तो हमने जस्ट एक, आप देख रहे होंगे कि एक आपको 360 पे मैंने बताया है कि यह एक आपको प्राचीन भारत के जब प्रश्नों को जब आप पढ़ें तो बहुत बारीकी से कला और संस्कृति में, क्योंकि देखिए किसी भी कला और संस्कृति को जानने के लिए कुछ न कुछ स्रोत होगा और उसी स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। और आप ज्यादातर इतिहास में देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जो पुरातात्विक स्रोत है, उसी पुरातात्विक स्रोत को कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिलाया गया और साहित्य को भी मिलाया गया। साहित्य के साथ साथ धर्म और दर्शन को मिलाया गया। जो धर्म दर्शन का चर्चा है क्या, तो साहित्य में मिलेगा। पुरातत्व में कोई चित्रकला है तो पुरातत्व का हिस्सा है, कोई वास्तुकला है और स्थापत्य कला है या कोई सिक्के मिले हैं तो वह भी आपका पुरातत्व का हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने जस्ट आपको पहले कहा पाषाण काल, ठीक आपको देखा, हमने लिखा सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी, इसके बीच में पाषाण और सिंधु के बीच में आप देखेंगे एक ताम्रपाषाण भी पढ़ना है, लेकिन वो लिंक है ताम्रपाषाण सिंधु के साथ ही। फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध महावीर काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थिति। उसकी जस्ट बाद देखते हैं मौर्य काल। टाइम पीरियड में देखेंगे तो टाइम पीरियड में 322 बीसी से लेकर 184-85 बीसी मौर्य काल। मौर्योत्तर काल को 200 बीसी से लेकर 300 एडी में रखा गया है यहाँ पे। ठीक इसके जस्ट बाद गुप्ता पीरियड भारत में देखेंगे, उत्तर भारत, और इसको उत्तर और दक्षिण भारत दोनों दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। उत्तर भारत, मौर्योत्तर काल और दक्षिण भारत, यह नई व्यवस्था, भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वह आप डिसेंट्रलाइज होते हुए देखेंगे। साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां यहां दिखाई पड़ेगा। इसके जस्ट अलावे आप देखेंगे कि गुप्त काल उत्तर भारत के दृष्टिकोण से है। उत्तर भारत में तो साउथ इंडिया में दूसरे छोटे छोटे राजवंश आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे पल्लव दिखाई पड़ेंगे, चालुक्य दिखाई पड़ेंगे। इसके जस्ट बाद गुप्तोत्तर कालीन भारत, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों हम लोग देखते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को ध्यान रखना चाहिए। पूर्व मध्यकाल में 750 से 1206 तक, यहां तक आप देखते हैं। तो यहां भी आपको जब आप तैयार रखें तो कैसे पढ़ें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो उत्तर और दक्षिण भारत में आपको संघर्ष नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना क्या है, शासक वंश के साथ साथ उनकी जो साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में किस प्रकार की उपलब्धियां थी। आपको ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो इस डायमेंशन में तो 750 से 1206 तक के सभी पक्ष आप आसानी से समझ चुके होंगे, जहां से प्रश्न प्रत्येक साल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने एक सिलेबस समझाया। क्यों जरूरी है कि आप सब अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं जो 26 में फाइट करेंगे, 2026 में सिविल सेवा के लिए। तो मेंस की तैयारी लगभग हो चुकी होगी, आप लोग ऑलवेज मेंस की अच्छी खासी तैयारी कर चुके होंगे, ऑप्शनल भी आपका तैयार होगा और कुछ लोग अभी मेंस पर कुछ दिन और काम करेंगे। उम्मीद है कि पूरा जनवरी और मिड फरवरी तक आप सब काम करेंगे, मेंस के दृष्टिकोण से कर रहे होंगे और साथ में प्री के लिए भी कुछ टाइम निकाल रहे होंगे। और प्री अगर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा जाए, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाएगा, तो निश्चित है कि आप आसानी से कम समय में बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यू लगाएंगे अधिक से अधिक, पीवाईक्यू का नेचर देखते हुए अगर एमसीक्यू लगाते हैं किसी भी संस्थान का,
तो निश्चित है कि आपका उसका लाभ मिलेगा। और उम्मीद करूंगा कि इन सभी कामों पर आप लोग का नजर होगा, ध्यान होगा। तो यहां तक जब आप समझ चुके हैं, यहां समझने के बाद आपको अब हम लोग, मेरे कराने का जो तरीका है, तरीका क्या है कि PYQ को ध्यान में रखते हुए MCQ प्रैक्टिस में कराता हूं। पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी हो जाता है, तो इसलिए आप सबको मैं ले चलता हूं PYQ को आधार बनाते हुए MCQ की तरफ। MCQ, और यहां में क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वो जवाब भी देते हैं, और उसके बाद गलत जवाब देने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, उनको बताते हैं कि इसका आंसर सही या गलत क्यों हुआ, कौन सा लॉजिक है या कौन सा एरिया है। इसे मैप पर डायग्राम के माध्यम से कम समय में आपको बताने का काम करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके से आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, आप कंटिन्यू देख सकते हैं। टोटल जो हमने सिलेबस बताया है, ये सभी सिलेबस ऑनलाइन पे उपलब्ध होंगे, आप देखेंगे, और उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक होगा। और तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑलवेज चैप्टर लिखा हुआ है। चैप्टर आप देख लीजिए कि वास्तुकला लिखा हुआ है, फिर ना मंदिर कला, मूर्ति कला, इसी पर हमारा क्वेश्चन होगा संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से। तो यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे, और आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन भी करने का काम करेंगे। तो यहां से हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला MCQ और PYQ, देखिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका, एंड PYQ प्लस PYQ, ये दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। आधार हमारा PYQ है, आधार क्या है, PYQ है। इसको आधार बनाते हुए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप PYQ अच्छे से विश्लेषण नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रश्न हो सकता है और कौन सा प्रश्न नहीं हो सकता है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, हमने कहा स्थापत्य कला का एरिया था, तो आपको जस्ट सिलेबस हमने लिखा था स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से रिलेटेड था। तो यहां से क्या क्या हो सकता है हमने जस्ट कहा। तो पहले आपको प्रश्न या तो पाषाण से शुरू होगा या हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न शुरू होगा। तो मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करे या चयन करे, चुनाव करे या चयन करे। पहला स्थल दिया हुआ है आपका, दूसरे तरफ इसकी विशेषताएं दी गई है। पहला स्थल है धौलावीरा, जल प्रबंधन, स्थापत्य कला का ही एरिया है। दूसरा धौलावीरा, स्थापत्य, जल प्रबंधन, लोथल, डॉकयार्ड, तीसरा मोहनजोदड़ो, स्नानागार, चौथा हड़प्पा, अन्नागार। कूट दिया गया है आपका 1,
केवल एक कूट, बी केवल 2 कूट, सी केवल 3 कूट, केवल 4 कूट। अब आपके पास ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों दिया गया है। आप इसको सही करेंगे कि कितने कूट इसमें सही मैच है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यहां तक कि आपको देखे होंगे प्रश्नों को नेचर में आराम से बॉक्स बना दिया गया है। आपको बॉक्स बना के भी मिल रहा है कि आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही और कौन गलत है। बताया जाए कौन सा सही है, कितने कूट इसमें सही है और कितने कूट गलत है। सी है। आपने कहा कि सर इसमें 3 कूट सही दिखाई पड़ रहा है। आपका कहना है कि इसमें 3 कूट सही है। कौन कौन सा कूट क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? कौन सा कूट आपको लगा कि गलत है? कौन सा कूट आपने वो लगा कि गलत है? इसमें पहला वाला गलत आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा शायद आप रिवीजन करके अच्छे से किए होते तो आपको दिखाई पड़ता कि पहला कूट भी सही है, यानी कि सही आंसर जो था आपका क्या था? केवल 4, यानी चारों कूट सही है। मैंने क्यों चारों कूट सही किया? और आपसे एक मिस्टेक क्या हुआ? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन आपका पहला स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑलवेज यूपीएससी 2023 के आसपास में यह प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को के स्थल साइट में क्यों जगह दिया गया है? यूनेस्को ने जगह दिया या स्थान दिया, यूनेस्को ने धौलावीरा को जगह दिया तो क्यों दिया? तो आपको बताना है कि यह जल प्रबंधन के लिए फेमस था। जल प्रबंधन के लिए। यह किस लिए फेमस था? जल प्रबंधन के लिए। दूसरा क्यों फेमस था? तो आपको बताना है कि यहाँ पे शिला लेख मिला है, 10 सिंबल वाला शिला लेख मिला है। यह भी आपका जवाब होना चाहिए। अगर यही मैचिंग में दे दे, यहाँ से खेल का मैदान मिला है, खेल का मैदान मिल रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। खेल का मैदान, इसका मतलब मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा। यहीं से आपको दिखाई पड़ेगा कि है कहाँ यह स्थल? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में यह स्थल है। तो यह अगर आप इसको मैप बाय देखे होते, अगर आपके पास ध्यान गया होता कि अगर मैप पे रख चुके होते तो हमें याद है कि आप गलत नहीं करते, आप यहाँ पे लोकेट कर देते धौलावीरा। बस केवल आपको धौलावीरा लिख के जल प्रबंधन लिख देते, जल प्रबंधन। और ऐसे आप लिख चुके होते तो आसानी से आपका आंसर आ जाता। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या थे? सभी स्टेटमेंट सही हैं। लोथल यह भी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। यह भी कहाँ पे है? गुजरात में। क्यों फेमस था? तो आप देखेंगे कि गुजरात आप क्यों फेमस था? तो व्यापार के दृष्टिकोण से बंदरगाह था। यहाँ पे क्या था? बंदरगाह था गुजरात। अब जैसे यहाँ और थोड़ा लिख दे रहे हैं, गुजरात के संदर्भ में अगर आपको ध्यान रखना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सपोज दैट गुजरात किस नदी पर है? ये गुजरात का लोथल गुजरात में लोथल किस नदी पर है? लोथल किस नदी पर है? बताएं, लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। यह ध्यान रखना है। गुजरात का लोथल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, खासकर मिस्र के साथ ज्यादातर व्यापार किसके साथ था? मिस्र के साथ था। मिस्र के साथ व्यापार इसके लिए फेमस था। और क्यों फेमस था? तो आप देखेंगे कि चावल का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब है कि एक प्लेस है, आप पढ़े होंगे आप सब, सिंधु का जो नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी का क्षेत्र, ठीक है, सिंधु नदी का क्षेत्र, और इधर गुजरात का लोथल। तो देखिए डिफरेंस क्या दिखाई पड़ा कि सिंधु नदी तट के क्षेत्र के जो लोग थे, इस क्षेत्र के लोग आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं सिंधु नदी क्षेत्र में क्या है कि चावल का नहीं, यहाँ पे चावल का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। यहाँ चावल का साक्ष्य नहीं है, चावल का साक्ष्य नहीं मिल रहा है।
गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, ये गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावे क्या, गेहूं उत्पादन क्षेत्र के साथ साथ और क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ के लोग हाथी नहीं पालते थे, हाथी पालन नहीं था, हाथी पालन नहीं था। लेकिन ये जो है गुजरात के जो लोग थे, लोथल के जो लोग थे, यह चावल का भी उत्पादन कर रहे हैं, चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, चावल का प्रोडक्शन हो रहा है और हाथी को भी पाल रहे हैं, हाथी पालन भी हो रहा है। यहां से आपको लोथल से ही आप देख पाते हैं कि अग्निवेदी का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य मिल रहा है। लेकिन याद रखना है कि किसी भी हड़प्पा सप्ता या सिंधु घाटी से, नोट में आपको लिख देना है, नोट करके हम लिख दे रहे हैं नोट में कि सिंधु घाटी सप्ता से, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। अपवाद स्वरूप क्या है, स्नानागार। अपवाद स्वरूप में क्या है, स्नानागार है, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यह डाटा आप याद रखेंगे। साथ ही हमने कहा मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो जो है, ठीक है, यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के कहां पे, सॉरी पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। सिंधु नदी का क्षेत्र है और यह कई उपलब्धियों के लिए फेमस था। यह जो मोहनजोदारो है कई उपलब्धियों के लिए फेमस था। लगभग इसके पास उस समय की जनसंख्या 30 से 35 हजार की जनसंख्या थी इस नगर या महानगर का। और इसकी अपनी नगरीय विशेषता, आप यूपीएससी मेंस के प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे, चेक करेंगे, तो आपको यूपीएससी ने हड़प्पा सप्ता की नगरीय विशेषता की वर्तमान इनपुट से जोड़कर प्रश्न पूछे हुए हैं, तो वह स्नानागार सही है। हड़प्पा जो है रावी नदी तट पर है और यह अन्नागार के लिए फेमस है, यहीं से मजदूरों की बस्ती प्राप्त हुई है। यानी कि सभी प्रश्न का जो आंसर था वो राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कथनों से सही कथनों का चयन करें। पहला, वैदिक काल के लोग स्तूप से परिचित थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, बुद्ध महावीर काल में भी स्तूप का निर्माण हो रहे थे। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, पिपहरवा स्तूप भारत का प्राचीनतम स्तूप है। चौथा, सांची स्तूप का निर्माण
का निर्माण मौर्य काल में हुआ है, काल में हुआ था। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको इसमें से राइट स्टेटमेंट, कूट से राइट स्टेटमेंट आपको निकालना है। एक में केवल 1 कूट है, केवल 2 कूट, सी केवल 3 कूट, डी केवल 4 कूट, केवल 4। बनाया जाए इसको, सॉल्व किया जाए इसको। ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लिख रहे हैं आपको, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 है। शुंग शासक के संदर्भ में कथन सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था या तोड़ दिया था। कारण यह बौद्ध धर्म सनातन धर्म को बढ़ाना चाहता था। कोट कथन ए और कारण आर दोनों सही और आर ए का स्पष्टीकरण, आर और आर ए का स्पष्टीकरण, बी कथन ए और आर दोनों सही लेकिन बी या आर ए का स्पष्टीकरण नहीं। सिर्फ कथन ए और आर ए कथन ए सही और आर गलत। डी दोनों कथन गलत है। दोनों कथन गलत है। प्लीज टेक इट।
दोनों कथन गलत है, बनाइए। इसका आपने कहा कि सर आंसर सी होगा, आपने कहा कि आंसर सी होगा, बताइए, आप बताइए। इसका भी आपको सी लग रहा है कि सर इसका भी सी होगा आंसर, आप बता रहे हैं, बताइए, आप बताइए धीरज, कौन सा आंसर होगा, बताइए। पहला कहा चारों आंसर, आपने कहा कि चारों आंसर सही है, पहला का आपने कहा कि चारों आंसर सही है, दूसरा का बताइए। हाँ, बोलिए, क्विक फास्ट बताना है, टाइम नहीं लगाना चाहिए कि हाँ भैया उतना सोचने का टाइम तो वहां नहीं रहेगा, 100 क्वेश्चन है। दोनों गलत है, सही है, दोनों गलत है, सही है। डी नंबर, डी नंबर आपका कथन सही। देखिए रवि, आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, या तो फिर से आपको रिवीजन करना होगा, फिर गौर से समझना है कि देखिए जो यहां पे थोड़ा सा और कूट हम इसमें बदले होते तो आप सही कर चुके होते, तब आप एलिमिनेट कर लेते, लेकिन एलिमिनेट ना करना है, आपको कंसेप्ट चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। यानी कि आपने सही आंसर कहा कि देखिए सर चारों कूट यहां सही है, आंसर आपका यहां गलत हो गया, हाँ वहां इसी का आंसर जहां डाउट होगा वहां भी हम आपको बता रहे हैं, यह भी आंसर आपका रॉन्ग हुआ। और आंसर राइट कौन सा है, राइट आंसर है आपका ये डी आंसर, डी आंसर राइट है। तो राइट होने के पीछे कारण है, लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक क्या है, हमने जस्ट कहा कि देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, वैदिक काल के लोग स्तूप से परिचित थे, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। या जैसे क्या होता था कि कोई व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वह थूप, एक मिट्टी का एक चबूतरा टाइप का निर्माण कर चुके होते थे, और यह प्रक्रिया आगे चलते हुए बुद्ध महावीर काल में भी बढ़ा। और बुद्ध महावीर काल में आप देखेंगे कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनके अस्थि अवशेष को 8 राज्यों में बांटा गया था, लेकिन एक 9वां हिस्सा भी था कि अस्थि कलश जो रख के जिस पात्र में गया था, सभी पात्रों को एक साथ इकट्ठा करके क्या किया गया था, एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया था। तो यह पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है, बुद्ध महावीर काल में भी स्तूप का निर्माण हो रहे थे। मैंने आपको जस्ट कहा कि अस्थि स्तूप में 8 राज्यों में विभाजित किया गया था इनके अस्थियों को, और अस्थियों के जो अवशेष थे जिसमें वैशाली को भी मिला था, शाक्य को भी मिला था, बुलकप को भी मिला था, इस तरीके से, और सारे राज्यों को मिला था। यहां समझ में आ रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सही था। पिपहारवा उत्तर प्रदेश में है, कहां, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में है, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में है, गोरखपुर क्षेत्र में है। यहां से आपको मिला है ये पिपहरवा से, ठीक है। यह सबसे प्राचीनतम कलश लेख है, कैसा है ये, कलश लेख है, ये आपको कलश लेख इस पर भी लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा होगा। यहां इसके अलावा हमने कहा कि मौर्य काल, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में किसके द्वारा हुआ है, हाँ बताएं आप, अशोक के द्वारा, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा किया गया है। तो यह स्टेटमेंट सही हो गया था। दूसरे प्रश्न की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कड़ा कि सांची स्तूप नष्ट कर दिया गया था। सांची शुंग शासक, किसके बारे में कह रहा है, शुंग शासक। शुंग शासक का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। यह पहले कहां था, मौर्य दरबार में था। मौर्यों का शासनकाल में क्या था, सेनापति था, और सेनापति था किस धर्म से, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण, धर्म के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौर्य साम्राज्य को विस्थापित करने का पीछे पॉलिटिकल विल पावर था, इच्छा शक्ति थी। इसलिए अंतिम शासक कौन था, मौर्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ की हत्या करके
सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और पाटलिपुत्र के सत्ता पर शुंग वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश जो शुंग डायनेस्टी था उसने सांची स्तूप को नष्ट नहीं किया। यह पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया, सांची के साथ साथ एक मध्य प्रदेश में और है, नहीं सारनाथ थोड़ी, सारनाथ तो उत्तर प्रदेश, बता रहे हैं। अरे उधर मत जाइए, मध्य प्रदेश की इसी काल का है, कोई नहीं, अभी बताते हैं आपको आगे। तो यह सनातन धर्म को बढ़ावा, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा ये जो बात आप देख रहे हैं, क्योंकि दिव्यावदान जो साहित्य है, दिव्यावदान यह बौद्ध साहित्य है। क्या है, बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य कहता है कि 84,000 स्तूप को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो यह क्या स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी शासक किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कि उस दौर में भारत में काफी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी भारत में फल फूल रहे थे। समझ रहे हैं ना। तो यह दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथनों का चुनाव करें। भरहुत स्तूप का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। दूसरा, शुंग शासकों के द्वारा इस स्तूप में बदलाव लाया गया था। कूट है एप केवल 1, वीप केवल 2, सीप 1 और 2, न तो 1 ना ही 2। बनाइए इसको। सी स्टेटमेंट सही है। पहला आपका कहना है कि सी स्टेटमेंट सही है। बताइए, आप बताएं हमको। ए स्टेटमेंट, ए आपका कहना है कि ए स्टेटमेंट सही है, राइट। आप सबने अलग अलग आंसर चुना, इसलिए कारण क्या है कि देखिए, आपको ध्यान होता इस चैप्टर पे, अगर आप पढ़े होते, थोड़ा सा माइनॉरिटी पढ़े होते, तो निश्चित है कि यह प्रश्न गलत नहीं होता। आप सबसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गलत हो गया। गलत नहीं होना चाहिए। यह छोटा छोटा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी पे भी आप जाएंगे तो आपको रामचरण शर्मा जी वाली जो पुस्तक है, वहां पे आप आसानी से खोज सकते हैं इस लाइन को। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि देखिए, भरहुत स्तूप जो है, इसका कुषाण काल में नहीं हुआ है। कुषाण काल में नहीं है, किस काल का, मौर्य काल का है। किस काल का है, मौर्य काल का है। अशोक निर्मित है, ये मौर्य काल का है। शुंग काल में क्या हुआ, इस स्तूप में बदलाव लाया गया। बदलाव क्या लाया गया कि पत्थर से चारों तरफ से आप देखेंगे पत्थर का प्रयोग, इसमें पत्थर का प्रयोग कर दिया गया। इस स्थापत्य कला में, जो स्तूप कला का स्थापत्य कला का रूप है, इसमें पत्थर का प्रयोग शुंग शासक उसमें शुंग के समय में विस्तारित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आधारिक ढांचा में उसका परिवर्तन करते हुए देख पाएंगे। तो आपको यहां अगर छोटा सा चीज अगर आप ध्यान रखते, भरहुत स्तूप को जब पढ़ रहे होंगे, अगर माइनॉरिटी से देखे होते हैं, तो ऐसा ही छोटी छोटी गलतियां आप सब करते हैं।
और एक एक अंक आपके लिए उपयोगी हो जाता है। क्लियर हो गया यह प्रश्न? कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का कौन, इसका फाउंडर कौन था, बनवाया किसने, बदलाव किसने किया? सपोज दैट कि आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश ने उसमें पूरा कार्य करवाने का काम किया। लेकिन जब उस पर, उस आधारिक ढांचा पर बिजली गिरने से क्षति पहुंचा था, तो आगे चलकर आप देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक उसमें चौथा और पांचवा जो मंजिल है उसे रिकंस्ट्रक्शन करने का काम किया। बस समझ रहे हैं? तो रिकंस्ट्रक्शन करने का काम कर रहा है तो इसलिए कि 3 आदमी उसमें जुड़ा हुआ था, 3 आदमी जुड़ा हुआ था, ए, बी और सी। तो तीनों को क्रेडिट दिया गया, तीनों का क्रेडिट दिया गया। समझ रहे ना? मान लिया जाए कि आज कोई प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी साहब हैं अपने, तो मोदी साहब कोई काम करके चले जाते हैं और इसके नेक्स्ट वाले लोग भी उस काम को और अच्छे से पूरा कर देंगे, तो उनको भी क्रेडिट आपको देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटा छोटा चीज। प्लस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चल रहा है, निम्नलिखित स्थापत्य कला केंद्रों में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? स्थल और क्षेत्र, स्थल और क्षेत्र ध्यान रखना है। एक में सोनभद्र की गुफा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लोमेश ऋषि गुफा, हेलो जी नवीन, हेलो नमस्कार, हेलो आप आइए, हम आईएएस वाला क्लास ले रहे हैं 2:30 बजे तक, 2:30 बजे। जी 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 नवीन, 2:30 बजे तक आइए। तो हम ठीक है, तो हम इसी पर आपको, इसी पर पेमेंट कर दीजिए, इसी नंबर पे। हेलो, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। क्या, कहाँ कहाँ फोन किए हैं नवीन? हेलो, किससे, कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे यार रखो यार। चलिए, क्या है पता नहीं क्या था, हमें लगा इंटरव्यू का। इसको बंद करिए। चलिए, लोमेश ऋषि गुफा बिहार, बादामी गुफा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कूट एप, केवल एक 2 और 3 सीप, 1 और 3 डीप, 1 2 3 बनाया जाए इसको।
1 और 3, बताइए, आप बताइए। 1 और 3, 1 और 3 बताइए, जल्दी बोलिए, टिक करिए। 1 और 3, आप बताइए, बोलिए फटाफट बोलिए, टाइम मत लगे। बादामी बिहार में है, ये बनाया था। तो बताइए ना। लोमस भी बिहार में है। हाँ तो कहाँ, बताइए कौन सा आंसर कौन होगा? ऑप्शन से भी हो गया। हाँ वही देख के तो मैंने एलिमिनेट कर दिया ना, ऑप्शन देख लिया। चलिए, आपका आंसर तो सही है, लेकिन कंसेप्ट देखते हैं कि सोनभद्र की गुफा कहाँ है। सोनभद्र की गुफा कहाँ पे है? बिहार में है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से रिलेटेड। किससे? जैन धर्म। बिहार में कहां पे है? बिहार में राजगिरी क्षेत्र में है। राजगिरी क्षेत्र में है। यह आपको लोमेश ऋषि का गुफा बिहार में है। किसने बनाया था? किसने बनाया था? बहुत मारेंगे, है ना। अशोक के समय का बना, सबसे प्राचीनतम है। अशोक के समय बना हुआ सबसे प्राचीनतम है, ये ध्यान रखना है, सबसे प्राचीनतम। ठीक है। यह जो आप लोमेश ऋषि का जो गुफा है, आप देखेंगे गया क्षेत्र, अब गया जी हो गया, गया जी क्षेत्र के बराबर पहाड़ी में, बराबर पहाड़ी में है ये। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा तो बनाया था। बराबर पहाड़ी में है, सबसे प्राचीनतम है। आजीवक संप्रदाय के लिए, किसके संप्रदाय के लिए है? आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन है? मेखली या मखाली घोष। मखाली घोष या घोष, मखली घोष होता है, मखाली घोष। ठीक है, मैखली, ठीक है, मखाली या मखली घोष। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब आया कि बादामी का गुफा, तो ये कहां पे है? बिहार में है। बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं डांटता हूं आपको। यह बिहार में नहीं है, बादामी का गुफा कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पे है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना है। चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश से रिलेटेड है, बात समझ आ रहा है ना। और ये सभी धर्मों से रिलेटेड है, तीनों धर्मों से रिलेटेड है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, तीनों से रिलेटेड है। ये ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बात समझ। बहुत जन है, हाँ ठीक हो, तीन समझ रहे हैं ना। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही छोटा छोटा आंसर आपसे चेक करेगा, और आप उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है ना। रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए आपको। रिवीजन क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। आप कितने अच्छे से आप सब जवाब देते हैं, उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब सही आए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट है, नासिक गुफा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, और यह जैन धर्म से संबंध रखता है, संबंध रखता है। इस गुफा को संरक्षण देने का कार्य
कार्य गुप्त शासक हरिसेन ने किया था। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने आ गया, ऑप्शन कूट है और उम्मीद करूंगा कि आप सब 1000 रुपया जीते होंगे इस ऑप्शन पे। केवल दूसरा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा ऑप्शन डी न तो पहला है और ना ही दूसरा है। बनाया जाए, देखते हैं क्विक फास्ट आप कितने अच्छे से जवाब देते हैं। प्रश्न हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लिख रहा हूं मैं, पता चलना चाहिए कि आप सब कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आए हैं। पहला प्रश्न क्या है, ए नंबर। आपने कहा कि सही कथन चुनाव करना है, तो आपने कहा कि सर पहला सही है। दूसरा आप बताएं आपका जवाब क्या होना चाहिए, बताइए आप। डी है आपका, डी है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, डी है। इसमें कोई भी आपने कहा कि कोई भी सही नहीं है, आपने कहा कि पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए हम बार बार आप सबसे समझा रहे हैं, देखिए गौर से समझना है, सी होगा, दोनों कथन सही है। फिर आप रुक जाइए, आपने कहा कि फिर से कि चेंज कर दीजिए, तो बचा क्या भाई, समझ रहे हैं ना आप, गौर से समझिए बात को। देखिए रवि आप सही जगह पे हैं क्योंकि आपका आंसर राइट है। क्यों राइट है, उसके पीछे कारण है कि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप सही, देखिए यहां क्या लिखा है, गौर से सुनना है, नासिक गुफा महाराष्ट्र में है, राइट, ठीक है। और यह जैन धर्म से संबंधित है भाई, ये जैन धर्म से नहीं है, पहले हीनयान से था, आगे चल के इसी में आपको दिखाई पड़ेगा महायान भी, हीनयान और महायान, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफा है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफा है। समझे, छोटी सी बात थी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफा था। यहां तक बात समझ गए ना, कोई परेशानी नहीं। अब कहा कि इस गुफा को संरक्षण देने का कार्य गुप्त शासक नहीं, गुप्त शासक थोड़ी है यहाँ पे, फिर सातवाहन बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भाई। यहां पे जो शासक है वाकाटक शासक है, कौन है, वाकाटक नरेश है, वाकाटक नरेश हरिसेन है, वाकाटक नरेश है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में वाकाटक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट यहां गलत था। मैं आपको चेक कर रहा था कि आप उस चीज को ठीक से पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं। यहां तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े, चले ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं ना करेंगे आप लोग, पक्का, वेरी गुड, गलत नहीं भी करना चाहिए आप लोगों को। क्या तो अब क्यों कैसे करना, थोड़ा यही तो होता है ना। देखिए यहाँ सही लगा था, फिर बाद में ध्यान आया कि जैन धर्म का हमने रटे थे, जैन में राजस्थान में रणथंभौर हो गया। आप देखिए वैसे मतलब नहीं, आप कितना पढ़ते मतलब नहीं, यहां आप शांति से, प्रश्न तो ही बना रहा हूं ना, मैं अलग से बना रहा हूं क्या, ऐसा होता कि मैं आसमान से लेके प्रश्न तो नहीं आया हूं, या तो पूछे गए प्रश्न है या फिर वहां से पूछने की संभावना है, यही तो है। चलिए बनाइए, मैं फिर चला हूं स्थापत्य की दुनिया में। स्थापत्य में निम्नलिखित स्थापत्यों में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। पहला, प्रमुख स्थापत्य और क्षेत्र अवलिक विषय, क्षेत्र भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, क्षेत्र या विषय। ये आप चेक कर रहा हूं कि आप लोग कितना आसानी से पढ़े हैं और कितने अच्छे से पढ़े हैं, मुझे पता चल जाना चाहिए। एक, कन्हेरी गुफा, कर्नाटक, छोटा छोटा है, बहुत बड़ा बड़ा हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, शीतलवासन
गुफा, केरल, सीप, एजुहत्थी, एजुहत्थी गुफा, केरल, हाँ उदयगिरी गुफा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कूट सामने है आपके पास, केवल एक कूट, वीप केवल 2 कूट, सीप केवल 3 कूट, डीप में केवल 4 कूट। बनाइए इसको, ठीक करिए। ए ऑप्शन आपने कहा कि सर केवल एक कूट इसमें गलत है। चलिए आपके आंसर को मैं टिक करता हूं, बताएं आप। मेरा भी एक कूट आप इसमें लग रहा है कि गलत है। वेरी गुड, वेरी नाइस, आप सब बहुत जीनियस है। इसका मतलब रिवीजन आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग कैसे छोटा कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में है ना। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। शीतलवासन केरल में है। जी 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 जी, चलिए आइए आइए, अब हो गया, बस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, आपका कहाँ राइट और कहाँ रॉन्ग है इसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आपने कहा कि कन्हेरी गुफा कहाँ पे है, आपने राइट कहा कि ये सर महाराष्ट्र है, ये तो सही है, आपने ठीक पकड़ा। शीतलवासन की जो गुफा है, यह गुफा केरल में नहीं है बंधु, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। तो इतना पता था कि ये साउथ में। और जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे गुफा रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। एजुहत्थी की गुफा यह केरल में है, यह आपका सही है। और यह है किससे? पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, पाषाण कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पाषाण कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला इतना तो पता था कि साउथ में। और यहाँ पे उदयगिरी की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है। किस काल का है बताइए तो? ये गुफा किस काल का है? हमें तो पता चलना चाहिए ना किस काल का है ये गुफा। एक खारवेल शासक था। खारवेल का बहुत मारेंगे आपको, खारवेल शासक है, कौन है? मध्य प्रदेश में खारवेल। देखिए यह जो आपकी गुफा है, गौर से समझिए, गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल का है। चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड। और आप जो बोल रहे हैं, देखिए वह जो गुफा है उदयगिरी खंडगिरी पर्वत है, वो उदयगिरी खंडगिरी, यह जो है आपको उदयगिरी खंडगिरी आप कहां पे है? यह आपको उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में है। और यह खारवेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? खारवेल से रिलेटेड है। यहीं पे आप जाएंगे तो उदयगिरी गुफा में या पर्वत पर, उदयगिरी जो पर्वत है आपका, यहीं पे रानी की गुफा मिलेगा। किसकी गुफा मिल जाएगा? रानी की गुफा मिलेगा, रानी की गुफा प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए दोनों जगह अंतर हो गया। तो अगर आप ऐसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि फिर आप वहां पे इसी तरह का प्रश्न पूछेंगे ना। यूपीएससी क्या पूछता है? लगभग तो ऐसा ही प्रश्न पूछता है, तो छोटा छोटा चीज आपसे मिस्टेक। उस समय लगेगा आप सबको जब आप एग्जाम देकर आते हैं, अरे मेरा तो इतना हो रहा है, हो नहीं रहा है, गलत हो रहा है। कम पढ़िए, मैं आप सबसे बार बार कहता हूं, कम पढ़िए, याद करिए, चीजों को अच्छे से समझिए, अधिक के चक्कर में नहीं रहना है। प्रैक्टिस किया जाए, जितना से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपस में पूछ सकते हैं, उतना आपका फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग आपस में पढ़ते ही नहीं है इस तरीके से। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े ना। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब पूछूंगा भी कल मैं क्लास में, याद रखेंगे आप लोग कि कल केवल हम ही को बुलवाते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े ना। चलिए
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। और सही कथनों का चुनाव करें। सही कथनों का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत में मंदिर स्थापत निर्माण का प्रारंभिक साक्ष्य मौर्योत्तर काल से मिलने लगता है। दूसरा, उत्तर भारत की मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। सीप मनियारी मठ मंदिर हर्षकाल में बना था। चौथा, बोल दिए क्लास लेना है सर, क्लास लेना। मनियारी मठ मंदिर हर्षकाल में क्लास ले रहे हैं सर। बना था। चौथा है, सीरा रेखा उत्तर भारत की मंदिर की विशेषताएं। कूट इसमें से आपको चयन करना है। केवल एक कूट, बीप केवल 2 कूट, सीप केवल 3 कूट, केवल 4 कूट। बनाए इसको। नेक्स्ट प्रश्न, कथन 1,
गुजरात में बने मंदिरों में देवल की प्रधानता है। कारण आर उड़ीसा के मंदिरों में जगमोहन की प्रधानता है। ए कथन ए और आर दोनों सही और आर ए की स्पष्टीकरण है। बी कथन ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं। सी ए सही और आर गलत है। आर गलत है। डी आर सही और ए गलत है। सामने है दो प्रश्न बनाइए, आपको देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये सब अभी क्यों बनाएंगे बताएंगे। अभी आप पहले तो आंसर दीजिए ना। डी लगा देते हैं। चलिए लॉक कीजिए गूगल महाराज, कंप्यूटर महाराज, लॉक किया जाए। बोलिए। सी केवल 3 कूट सही है, लॉक किया जाए। देखिए अब हम लोग एक एक पहले एक्सप्लेन करते हैं कि स्थापत्य कला और उसकी विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? पहला स्टेटमेंट राइट है कि मंदिर का जो स्थापत्य का जो विकास देखते हैं आपको मौर्योत्तर काल से, लेकिन गुप्ता पीरियड में बड़े स्तर पे 5 चरण का मंदिर बनते हुए देखेंगे। और 5वीं शताब्दी से लेकर आप बढ़ते हैं आगे 12वीं शताब्दी तक एक शैली के रूप में, नागर शैली के रूप में संपूर्ण भारत में फैलते हुए देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट मंदिर स्थापत्य की जो बात कर रहा था, तो आपको हमने कहा कि मौर्योत्तर काल यहां से शुरू हो गया। गुप्त काल में 5 प्रकार के मंदिर दिखाई पड़ते हैं, 5 प्रकार के मंदिर, ठीक है। और इस 5 मंदिर को पंचायतन शैली में बनाया गया है। किसमें? पंचायतन शैली। ये मंदिर की पंचायतन शैली है। एक के साथ 5 मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे, 5 मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां तक बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है आप सबको? पंचायतन शैली। इसके जस्ट बाद आप देखते हैं 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच 11वीं शताब्दी तक क्या है कि एक शैली के रूप में उभरा, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। नागर शैली। तो जो आप मंदिर को देखेंगे, नागर शैली का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट अर्थ कोई पूछे, कभी भी आपसे पूछे, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए कि नागर शैली। लिखा है नागर शैली। तो नागर शैली का कुछ तो अर्थ होगा ना। अर्थ क्या है? नगर में बने होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया। नागर शैली कहा गया है। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, तक बात समझ में आ गया। तो यहां पंचायतन शैली, दूसरा भी क्या है?
सही है, उत्तर भारत में बने। मनियारी मठ हर्ष काल का, किस काल का है? हर्ष काल का है, तो गलत हो गया ना। मनियारी मठ हर्ष काल का नहीं है, मनियारी मठ हर्ष काल का नहीं, गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल का है। अंतिम चरण का मंदिर है, 5वां चरण है। मनियारी मठ जो आपको बिहार में मिल रहा है, बिहार के राजगीर क्षेत्र में, बिहार के राजगीर क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं मनियारी मठ, यह अंतिम चरण है, मंदिर का 5वां चरण है। यह मंदिर का 5वां चरण, कौन सा चरण है? 5वां चरण है, ठीक है। सीरे रेखा, तो सीरा रेखा देखिए, सीरा रेखा मंदिर को जो आप देखेंगे, इस ढांचा का मंदिर जब बनता है, यहाँ से ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है ना जी, गर्भगृह है। और ऐसे मंदिर का जो ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ऊपर से पतला होते गया, यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये यही सीरा रेखा है, सीरा रेखा है। यह क्या है? सीरा रेखा है, समझ रहे हैं ना, मंदिर का सीरा रेखा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी? क्लियर हुआ ना इस प्रश्न में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइए इसको, क्लास ले रहे हैं सर। कौन है? कौन है? क्लास कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पे हम मुखर्जी नगर वाला केंद्र में आ रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं 10-15 मिनट में। यहाँ वही ना पूछिए आपसे, तो हम पूरे क्लास ले रहे थे, पूछे भी कहाँ? बजीराबाद के अंदर आ रहे हैं 10 मिनट में, 10-15 मिनट का क्लास है। अच्छा, वो नॉर्मल क्लास वगैरह का? हाँ, यूपीएससी वाला क्लास है। तो क्या करें, घर जाए कि वही 15 मिनट में आ रहे हैं, आप बैठ के पढ़िए, तब तक आ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आपने कहा कि सर इसका क्या है? बी है, ए और आर दोनों सही है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं। आप बताइए, ये है। देखिए, इसका मतलब है कि ठीक से आप सब पढ़ के, गुजरात में जो चालुक बनाया था डेवलपर, सही है ये नंबर? हाँ सही है, बताइए ना, आप बताएंगे उसके बाद में। देखिए, अब यही है कि इसका मतलब है कि ठीक से जब रिवीजन नहीं करेंगे, तो इसी पर एक कहानी, छोटा सा चुटकुला बताते हैं। असित कसित बाग विशेष, असित कसित बाग विशेष, इसका मतलब हुआ, वह कहती थी, कालिदास की जो वाइफ थी, है ना, कालिदास की वाइफ की क्या नाम थी? विद्युत मां। वो बोलती थी, असित कसित बाग विशेष, इस बार जाइए हे स्वामी, इस बार जाइए और अच्छे से अध्ययन करके आना है, अन्यथा नहीं आई तो अपनी सहेलियों को बुलाती है और 4 मंजिल भवन के ऊपर से कालिदास को धक्का दे देती है। समझ रहे हैं ना? वो बेचारा, उसका क्या हाल हुआ होगा, सर्दी का मौसम होगा और वाइफ जो है धक्का दे दे किसी पति को। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज होता है, असित कसित बाग विशेष, रिवीजन बहुत जरूरी है, समझे? तो इसका मतलब है कि आप ठीक से नहीं पढ़े हैं। गुजरात में बने मंदिरों की प्रधानता देवल। देखिए, हमने जस्ट आपसे अभी बताया था कि देखिए बंधु, आप सबको सीरियस रहना है कि मंदिर जो है, भारत नागर शैली की जो मंदिर है, इसकी 3 क्षेत्रीय विशेषता है। क्या है भाई? तो एक आपको दिखे पड़ेगा चंदेल शैली, चंदेल शैली देख पा रहे हैं, एक ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं खजुराहो का मंदिर देख रहे हैं ना, उसमें कितनी कलाकृतियां हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे सोलंकी या गुजरात शैली, सोलंकी या गुजरात शैली। तीसरा देखते हैं उड़िया शैली, हाँ, ओडिशा या उड़िया शैली। नायगर शैली का ये तीनों पुत्र था, एक पिता के 3 पुत्र थे और तीनों कवर करते थे उत्तर भारत के मंदिरों को। क्लियर? यहां तक स्पष्ट तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो आप जब देखेंगे तो देवल की जो प्रधानता है, यह कहां पे मिलेगा आपको? गुजरात में नहीं मिलेगा, यह मिलेगा उड़ीसा में। मत करिए, मत करिए। उड़ीसा में कहां मिलेगा? ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा में मिलेगा। तो यहां पे गलत हो गया। और नहीं, उड़ीसा में मंदिरों में जगमोहन की प्रधानता है, राइट है, जगमोहन की प्रधानता है।
जगमोहन मंदिर का एक विशेषता है बनाने का। जब आप देखेंगे ना उसका जो बनावट है उस मंदिर को आप देखेंगे तो वहां आपको नाम दिया गया, इसकी एक टर्मिनोलॉजी दी गई। मंदिर जब बना देंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सा हिस्सा कहां पे है। तो ये टर्म्स ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है। जगमोहन, देवल, ये सब क्या है, ये आपको उड़िया शैली या उड़ीसा शैली की, नागर शैली की उप शैली की विशेषता है। इस कारण से इसको हम लोग अलग कर देने का काम करते हैं। क्लियर हो गया होगा, यहां तक आप कंप्लीट तरीके से समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है, मजा भी आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। हाँ यही तो है, बस अच्छे से आप करेंगे तो यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत बारीकी से इसको समझने का काम किया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभी हम लोग केवल स्थापत्य वाला एरिया ही देख रहे हैं, केवल अभी तक क्या चल रहा है, केवल स्थापत्य जा रहे हैं, हम दूसरे पे भी नहीं गए, एक ही चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं, स्थापत्य के एरिया को भी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आप लोग। निम्नलिखित शासकों में किस शासक ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? ए विग्रहराज प्रथम, बी भीम प्रथम, सी भीम द्वितीय, सी एक से अधिक शासक। अधिक अभी मत पढ़िए, अभी आप इसको टिक करिए, बाद में चीटिंग करिएगा आप लोग। उड़ीसा में है वैसे तो है, लेकिन वही भीम बनाया है। भीम द्वितीय सर। भीम द्वितीय, वेरी गुड। भीम द्वितीय का आंसर होगा। प्रश्न ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ा हुआ है, इतना तो लग रहा है। नेक्स्ट, कोई नहीं, नेक्स्ट प्रश्न। कथन एक है, एक एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 18 कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक, मत बंद करिए इसको, ये सब गलत बात है, अभी नहीं देखिए। राष्ट्रकूट शासक, फिर हमको कैसे पता चला कितना आप आंसर सही कर रहे हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। पहला स्टेटमेंट, कारण कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह राजसी प्रथम या राजसी या राजसी
ने कराया था। 2 है कूट है एप कांची का क्लास एप कथन एप और आर दोनों सही और आर ए की स्पष्टीकरण वीप कथन ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं सिर्फ ए सही आर गलत डी आर सही ए गलत। बनाइए इसको फटाफट बनाइए, इसको कंप्लीट किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? बी। चलिए वेरी गुड। आप सी, आपका सी है। लॉजिक भी पूछूंगा, आप ये मत सोचिए कि हम आपको लॉजिक नहीं। चलिए बताइए, आपने भीम प्रथम क्यों बनाया? ये मंदिर है कहां पे है मंदिर? उड़ीसा में है। पागल हमको भी कर देंगे आप लोग, है ना। प्यार में लोग पागल हो जाता है ना, उसी तरीके से यूपीएससी में भी बच्चों को क्या होना चाहिए? पागल हो जाना चाहिए। पागल होने का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, ठीक है। बुद्ध अपने क्या किए थे? बुद्ध महात्मा बुद्ध क्या किए थे? पागल हो गए थे, खोज लिए थे कि नहीं हमको तो ढूंढ लेना है। तो सेम कंडीशन यही है कि प्यार में न पढ़कर यूपीएससी में पढ़ जाया जाए। क्यों पढ़ा जाए जानते हैं? क्योंकि ये दुल्हन है, दुल्हन समझते हैं ना। यूपीएससी वाली जो दुल्हनियां हैं, समझ रहे हैं, ये ऐसी बाल है इसका, मान लीजिए कि बाल ऐसा है, कांटेदार बाल है ना। यूपीएससी वाली जो दुल्हन है, ये घूंघट पे कई 3 चरण का पर्दा डाली है। पीटी का पर्दा है ना, मेंस वाला पर्दा डाली हुई है, घूंघट लगाई है, और इंटरव्यू वाली 3 तरह का पर्दा डाली है। समझिए यूपीएससी की दुल्हन जो है, पीटी वाली घूंघट पहनी है, मेंस वाली घूंघट पहनी है, और इंटरव्यू वाली भी घूंघट पहनी हुई है। और सोचिए आप इससे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, बाई हार्ट लव करते हैं, तो ये घूंघट चेहरा कब दिखाएगी? जब तीनों के अग्नि परीक्षा में पास होंगे तब नहीं दुल्हन अपना मुंह दिखाएगी। और जब मुंह दिखाएगी तो सोचिए कि कितना जबरदस्त दुल्हन मिल जाएगी। समझ रहे ना। ये जो दुल्हनियां हैं, भोजपुरी भाषा में इसको बोलते हैं दुल्हनियां, हिंदी में दुल्हन बोलेंगे, समझ रहे। अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज इसका आएगा, वधू भी बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप गलत हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मढेरा या मोढेरा या मो भी हो सकता है, मौ भी हो सकता है, मढेरा या मोढेरा भी हो सकता है। ये जो है पहला तो आपको होना चाहिए कि गुजरात में है। कहां पे है ये मंदिर? गुजरात में है। सूर्य मंदिर है, क्या है? पूरब की दिशा की तरफ। इसका बनाने का जो तरीका देखेंगे, पूर्व दिशा की तरफ बना हुआ है। दिशा कैसा है इसका? पूर्व की दिशा की तरफ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो है ना, चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम, किसने किया है? भीम प्रथम ने। 1000, आप देखेंगे कि 1000, या डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1026-27 से पहले के आसपास का है टाइम, एक बार देखिएगा, है ना। इससे मतलब भीम प्रथम सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक है। एक पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब तो गलत नहीं करेंगे, गुजरात में है। मोढेरा मंदिर कहां पे है? सूर्य मंदिर गुजरात में है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए। अब यहां पे नेक्स्ट प्रश्न था, एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या लिखा हुआ है, गुफा संख्या 18। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया है। यह राइट है। यह क्या है? यह पहला स्टेटमेंट क्या है? राइट है। आपने क्या माना था? आंसर बताइए। हाँ भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बताइए। दूसरा गलत है। वेरी गुड। आप बताइए। सी ऑप्शन। आप दोनों ने, भाई ने कहा कि सर सी ऑप्शन है, यानी कि दोनों गलत हैं। आप दोनों भी गलत हैं। यहाँ पे क्यों गलत हैं?
मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जब आप वहां देख रहे थे तो कांची स्थित कैलाश मंदिर जो है, कैलाश टेम्पल का निर्माण राजसी शैली प्रथम, ठीक है, राजसी शैली में बना हुआ है, प्रथम ने बनाया है। यह आपको दिखाई पड़ेगा द्रविड़ शैली का बेहतर उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा इस मंदिर में। द्रविड़ शैली में बेहतर, दक्षिण में आपको पल्लव शासक है। कौन शासक है ये? पल्लव शासक है। कौन शासक है? पल्लव शासक है, समझ रहे हैं ना। तो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया। तो क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। यह क्यों स्पष्टीकरण नहीं है कि राष्ट्रकूट शासक है और एक दूसरा पल्लव शासक है, दोनों शिवा टेम्पल है। शिवा दोनों क्या है? शिवा टेम्पल है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है। आज के क्लास हम लोग यहां रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवीजन करके आप लोग आएंगे।